एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज बच्चों में लेकर आई हूं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर से पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस। तो यार हर जगह टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में हर जगह आप लोगों ने स्पैम कर दिया था। इवन दो लाइव सेशंस में भी, मैं जब लाइव सेशंस लेती हूँ तो आई कैन सी अ लॉट ऑफ कमेंट्स ऑफ द पीपल, ऑफ द चिल्ड्रन आस्किंग फॉर दिस सेशन, दिस पर्टिकुलर सेशन। तो यार आज आप लोगों की बात जो है वो सुन ली गई है। ठीक है, आप एक बार ही बोलते हो मैम आपकी सुन लेती हैं। तो यहाँ पर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस जो कि इस चैप्टर से हैं वो सारे के सारे आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं, करने वाले हैं उसको अटेम्प्ट। बेसिकली क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, जो जो पिक्चर्स बच्चों इस चैप्टर के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, या फिर जो हमारा सेक्शन ए जो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनमें बहुत बारी क्या होता है कि पिक्चर आ जाती है और फिर पूछा जाता है कि व्हाट डज दिस पिक्चर सिग्निफाई, क्या मतलब है इस पिक्चर का, और हमें फिर ऑप्शंस में से चूज करना होता है। बट अगर हमें सारी पिक्चर्स के मीनिंग के बारे में पता होगा कि ये पिक्चर क्यों बनाई गई है या किस लिए मौजूद है, तो फिर हम इजीली ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, वेरी वेरी इजीली। तो चलिए फटाफट से इस सेशन को चालू करते हैं और यहाँ पर सबसे पहली इमेज पे आ जाते हैं जिससे कि हम सब फेमिलियर हैं, क्योंकि ये पिक्चर चैप्टर के शुरू होते ही आती है। बच्चों ये फ्रेडरिक सोरो की बनाई हुई इमेज है जिसका नाम है द ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। ठीक है, तो फ्रेडरिक सोरू जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने इस पिक्चर को बनाया था। ये हम सभी को बात पता है कब बनाया था, 1848 में बनाया था। अब बेसिकली इसकी ये एक्सप्लेनेशन देखने से पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि फ्रेडरिक सोरू ने बच्चों ये इमेज उस टाइम पर बनाई थी जब इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ठीक है, तो इस पिक्चर के अंदर कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, यूएसए, स्विट्जरलैंड, वो आगे चले गए हैं। बाकी जो कतार में स्टेट्स खड़े हैं, यानी कि जो कंट्रीज खड़ी हैं, वो अभी तक ऐसी कंट्रीज है जो अभी तक इंडिपेंडेंट हुई नहीं है। यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है जो अपने एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, एक हाथ में चार्टर ऑफ द ह्यूमन राइट्स को लेकर खड़ी हैं, और सारे जो है उनको होमेज पे करके जा रहे हैं। नीचे जो है रिमेन्स पड़े हैं हमारे सारे के सारे ऑटोक्रेटिक रेजिम्स के, यानी कि उस टाइम पर जो मोनार्की होती थी, जो ऑटोक्रेटिक होती थी, जो बिना किसी लिमिटेशन के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के शासन किया करती थी, तो उसके जो है शैटर्ड रिमेन्स, बचे कुछ टुकड़े यहाँ पे नीचे कचरे में पड़े हैं। और साथ ही में ऊपर है जीसस क्राइस्ट और हमारे एंजल्स जो कि इनको एक तरीके से आशीर्वाद दे रहे हैं और जो कि सिग्निफाई क्या कर रहे हैं, फ्रेटर्निटी, यानी कि भाईचारा। ओके, तो ये एक यूटोपियन विजन था। यूटोपिया का मतलब होता है समथिंग दैट इज आइडियल, जो एक ऐसी चीज है जो असल में एग्जिस्ट नहीं करती, बट वी वांट इट टू बी लाइक दैट, यूटोपिया। तो दिस वाज अ यूटोपियन विजन व्हिच वाज क्रिएटेड बाय फ्रेडरिक सोरू। तो यहाँ पे वही बात लिखा है, यूटोपियन विजन। यूटोपियन का मतलब ही होता है कि एक आइडियल चीज बनाई गई है, बहुत आइडियल सा पेंटिंग बनाया गया है, व्हिच हाउ इट ऑट टू बी। बेसिकली यहाँ पे लिखेंगे यूटोपिया का मतलब होता है, एक होती है रियलिटी जो असल में होता है, एक होता है यूटोपिया जहां आप ख्वाहिश कर रहे हो कि चीजें ऐसी होनी चाहिए, हाउ इट ऑट टू बी। ऑट टू बी का मतलब है कैसा कुछ होना चाहिए, ख्वाहिश रखी है हमने कि ऐसी चीजें होनी चाहिए, है ना। उसी के साथ यहाँ पे सारी कंट्रीज सपोज टू बी अ नेशन स्टेट, जो तब तक एग्जिस्ट नहीं करता था। मेन, विमेन, चिल्ड्रन वर गिवन इक्वल स्टेटस, और उस टाइम पे जितनी भी असमानताएं रहती थी वो खत्म करने की बात इस पेंटिंग के थ्रू करी जा रही थी कि सभी को इक्वालिटी दी जाए, सभी को नेशन स्टेट का दर्जा दिया जाए। सारी सारी कंट्रीज साथ में आ गई हैं, तो सारी चीजें सिग्निफाई की जा रही हैं। ऑल राइट, तो ये तो पेंटिंग सभी फेमिलियर है। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द कैरिकेचरिस्ट ट्राइंग टू डिपिक्ट। तो जिस इंसान ने कैरिकेचर बनाया है, ये पेंटिंग बनाई है, वो क्या डिपिक्ट करना चाहता है, क्या दर्शाना चाहता है। तो देखिए, द कैरिकेचरिस्ट इज डिपिक्टिंग द क्लब ऑफ liberal nationalists back in 1820. Conservative regimes were set up in 1815. These regimes were autocratic. They were not ready to tolerate criticism, dissent. They curbed all the actions which put a question mark on the legitimacy of autocratic governments. Most of the regimes had imposed censorship law to have control over freedom of the press and over some songs motivating the ideas of liberty. तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, ये जो कैरिकेचर बना है यहाँ पर एक लिबरल नेशनलिस्ट का क्लब दिखाया गया है। तो आप सभी को पता है कि 1815 के अंदर कंजर्वेटिव रेजिम्स को सेटअप करा गया था, जहाँ पे हमारे जितने भी कंजर्वेटिव रूलर्स, कंजर्वेटिव जितने लीडर्स थे, लोग थे, ठीक है, तो वो लोग क्या कर रहे थे, यूरोप में फिर से कंजर्वेटिव रेजिम लेकर आ गए थे, राइट। कंजर्वेटिव ऑर्डर रीइस्टैब्लिश कर लिया था। तो ये सारे जो कंजर्वेटिव्स थे वो काफी क्रिटिसाइज, जो भी उनके खिलाफ क्रिटिसिज्म होता था या कोई भी अगर उनके खिलाफ जाता था वो उस चीज को कर्ब कर देते थे। कर्ब का मतलब है दबा देते थे।
साथ ही में ये ऑटोक्रेटिक रेजिम्स थी, हर जगह पर ऐसे राजा महाराजा को ले आया गया था यूरोप में वापसी, जो कि काफी ऑटोक्रेटिक थे, जिनके शासन पे कोई पाबंदी नहीं थी। तो ये बातें तो हमको पता ही हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के ऊपर सवाल उठाता था तो उन सभी को दबा दिया जाता था, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नाम की चीज नहीं थी। मोस्ट ऑफ द regimes had imposed censorship law to have control over the freedom of press and over the songs motivating the ideas of liberty। और साथ ही में मैक्सिमम जो कंजर्वेटिव regimes थी, उन्होंने क्या करा था, उन लोगों ने एक कानून वो लेकर आए थे, सेंसरशिप लॉ लेकर आए थे, जहाँ पे हर उस चीज को सेंसर कर दिया जाता था जो उनके खिलाफ जाती थी। और साथ ही में कोई भी अगर गाने आइडियाज ऑफ लिबर्टी को मोटिवेट कर रहे होते थे तो उसको भी दबा दिया जाता था। ओके, डू यू थिंक दैट द पीपल लिविंग इन एनी ऑफ दीज रीजन्स थॉट ऑफ देमसेल्व्स एज इटालियंस? क्या आपको लगता है कि कोई भी लोग जो इन जगहों पे रहते थे वो अपने आप को इटालियन फील कर पाते थे? तो बच्चों देखिए, ये सिंपल सी जो इमेज है यहाँ पर बेसिकली क्या दिखाया गया है, इटली जब फ्रैगमेंटेड थी, इटली जब बटी हुई थी। आप सभी को पता है कि एक टाइम पर इटली एज अ नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था। उस टाइम पे यहाँ पर क्या था, हमारा प्रिंसली हाउस था, जहां राजा रहते थे हमारे विक्टर इमैनुअल II, जिसको बोला जाता था किंगडम ऑफ द सार्डिनिया पिडेमोंट। उसी के साथ जो नदर्न इटली था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के रूल के तहत था। जो सेंट्रल इटली था वो पेपल स्टेट था, यानी कि यहाँ पर जो प्रीस्ट थे, जो पोप थे, वो रूल किया करते थे। और जो सदर्न इटली था, जिसको बोला जाता है किंगडम ऑफ द 2 सिसिलीज, यहाँ पे बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन जो है वो शासन किया करते थे। तो इटली वॉज टोटली डिवाइडेड अंडर डिफरेंट रूलर्स। नाउ यहाँ पे बात हो रही है कि 1858 में इटली जो है 7 अलग राज्यों में डिवाइडेड था। नदर्न जो हिस्सा था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के तहत था, जो सेंट्रल हिस्सा था वो पोप के तहत था, और जो सदर्न रीजन थे वो हमारे बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन के रूल के तहत आता था। Only one state, which was Sardinia Piedmont, was ruled by an Italian princely house। सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट जो कि सार्डिनिया पिडेमोंट था, ये इटली के फोल्ड में आता था, जो कि इटालियन प्रिंसली हाउस था, जहां पे राजा रहते थे। द इटालियन लैंग्वेज, इस टाइम पे जो इटली की भाषा थी, उसने भी एक कॉमन फॉर्म एक्वायर नहीं करा था। हर जगह पर अलग तरीके से इटालियन भाषा बोली जाती थी, लोकल रीजनल वेरिएशंस थे उसमें। सो पीपल लिविंग इन दीज रीजन्स एक्सेप्ट सार्डिनिया पिडेमोंट would not have thought of themselves as Italians। तो बेसिकली अगर ये इमेज आ जाती है और ये पूछा जाता है कि इन रीजन्स में जो लोग रहते हैं क्या वो अपने आप को इटालियन की तरह देखते थे, तो नहीं देखते थे, क्योंकि बच्चों इटली 7 अलग राज्यों में डिवाइडेड है। इटालियन भाषा ने भी एक कॉमन फॉर्म एक्वायर नहीं करा है, सब अलग अलग रूलर्स के तहत मौजूद थे लोग, तो काफी फ्रैगमेंटेड थे। सिर्फ एक जगह थी सार्डिनिया पिडेमोंट का किंगडम, जहाँ पे लोग अपने आप को इटालियन मानते थे, क्योंकि वहां पे राजा थे विक्टर इमैनुअल II, ठीक है, इटली के जो राजा थे। बट बाकी सभी जगहों पर पीपल हैड नॉट एक्वायर्ड दैट कॉमन सेंस ऑफ बिलोंगिंग। ओके, सो ये वाली चीज हम लोगों को पता ही है, पढ़ी रखी है हम लोगों ने, लिख देंगे। ऑल राइट, ओके। अब देखो, अब जो है कुछ मनोरंजक इमेजेस आनी चालू हुई हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है, द आर्टिस्ट हैज पोर्ट्रेट गैरीबॉल्डी एज होल्डिंग ऑन टू द बेस ऑफ द बूट सो दैट द किंग ऑफ सार्डिनिया पिडेमोंट कैन एंटर इट फ्रॉम द टॉप। Look at the map of Italy once more. What statement is this caricature making? बच्चों देखो, इस इमेज के अंदर आर्टिस्ट ने दिखाया कि जो गैरीबॉल्डी है वो एक बूट, ये पहनने वाला बूट का जो बेस है वो पकड़ के खड़े हैं, ठीक है, जूते को नीचे से पकड़ के खड़े हैं। और क्यों पकड़ के खड़े हैं? ताकि जो राजा है सार्डिनिया पिडेमोंट के, यानी कि विक्टर इमैनुअल II, वो आराम से जूता पहन सके। क्या दर्शा रही है ये इमेज? अच्छा, अब गैरीबॉल्डी आप लोगों को याद है? देखिए बच्चों, जो हमारा इटली का ये सदर्न फोल्ड था, दिस पर्टिकुलर पार्ट, किंगडम ऑफ द 2 सिसिलीज, आप लोगों को याद रहना चाहिए कि किंगडम ऑफ द 2 सिसिलीज जहां पे राज करते थे हमारे बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, ठीक है, बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन के शासन के तहत था किंगडम ऑफ द 2 सिसिलीज। अब किंगडम ऑफ द 2 सिसिलीज के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि यहां पर गिउसेप्पे गैरिबॉल्डी जो होते हैं वो जाते हैं, अपने बहुत सारे आर्म्ड वॉलंटियर्स को लेकर जाते हैं, ठीक है, और साथ ही में इस जगह पर जाकर यहाँ के जो पेजेंट्स होते हैं, किसान होते हैं, उनका भी समर्थन जीत लेते हैं, और साथ में मिलके ये लोग बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन को हरा देते हैं और इस पूरे एरिया को इटालियन फोल्ड में लेकर आ जाते हैं। तो बेसिकली उनका कॉन्ट्रीब्यूशन यही था। सो इफ यू रिमेंबर, बेस ऑफ द बूट सिंबलाइजेस द किंगडम ऑफ द 2 सिसिलीज। बूट का बेस सिंबलाइज कर रहा है किंगडम ऑफ द 2 सिसिलीज, जो कि सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इटली में मौजूद था। गैरीबॉल्डी ने
ये जो किंगडम है इस पे जीत हासिल करी थी। और वो एक तरीके से बेसिकली यहाँ पर जो बूट है ना, दिस बेस ऑफ द बूट सिंबलाइजेस द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज। एक तरीके से गैरीबॉल्डी ने क्योंकि वो जगह खुद से हासिल करी थी थ्रू वॉर, तो यहाँ पर वही दर्शाया जा रहा है कि वो कैसे उस जगह को राजा को सौंप रहे हैं कि ये लीजिए कि मैंने जो है किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। और देखो जूता पहनाया जा रहा है, तो साउथ में सदर्न पार्ट में, हमारे शरीर के सदर्न पार्ट में आता है ना जूता, तो एक तरीके से साउथ सदर्न जो पार्ट था इटली का किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज, वो एक तरीके से सौंप रहे हैं वो राजा को। तो वही वाली चीज यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली दर्शाई जा रही है कि सदर्न मोस्ट पार्ट जो इटालियन पेनिनसुला का था किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज, वही जो है वो एक तरीके से राजा को ऑफर कर रहे हैं कि वो अब हमारे फोल्ड में आ गया है। तो ये कार्टून सिग्निफाई करता है कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली कैसे हुई थी और गैरीबॉल्डी का उसमें रोल क्या था। तो गैरीबॉल्डी का क्या रोल था कि उन्होंने किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज पे जीत हासिल करी थी और किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज इटालियन फोल्ड में वो लेकर आए थे। तो वही चीज यहाँ पर इस बूट के थ्रू भी डिपिक्ट करी जा रही है। ऑलराइट, चलो ये बात एकदम क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, यहाँ पे बच्चों बॉक्स 3, यही है बॉक्स 3, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ द चार्ट इन द बॉक्स 3 आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट्स ऑफ वीट्स जर्मेनिया एंड इंटरप्रेट द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ द पेंटिंग। इन एन अर्लियर allegorical rendering of 1836, Wheat had portrayed the Caesar's crown at the place where he has now located the broken chain. देखो बच्चों, बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स हैं और उनका क्या मतलब है वो भी लिखा हुआ है। तो ये ना एक बार आप अच्छे से समझ लेना, पढ़ लेना। जैसे कि आप देख सकते हो कि ब्रोकन चेन, टूटी हुई चेन सिग्निफाई क्या करती थी? आजादी, फ्री होना, कि चेनें तोड़ दी हैं, फ्री हो गए हो आप। उसी के साथ नेक्स्ट है ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल। ये जो ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल था ये सिंबलाइज करता था जर्मन एम्पायर का सिंबल था विच सिग्निफाइड स्ट्रेंथ, शक्ति को। उसी के साथ सभी को पता है क्राउन ऑफ द ओक लीव्स, जो कि जर्मेनिया एलिगरी जो थी जर्मन नेशन की, उनको पहनाया जाता था। तो इट सिंबलाइज हीरोइज्म, है ना, हीरोइक चीज को वो रिप्रेजेंट करता था, हीरोइज्म को वो रिप्रेजेंट करता था, द क्राउन ऑफ द ओक लीव्स, क्योंकि जर्मन ओक जो है दैट सिंबलाइज्ड हीरोइज्म। इसी वजह से क्राउन ऑफ ओक लीव्स आल्सो सिंबलाइज्ड हीरोइज्म। स्वॉर्ड, तलवार जो है वो रेडीनेस टू फाइट, कि अब हम लड़ने के लिए तैयार हैं, इस चीज को सिंबलाइज किया करती थी। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, और अगर उसी तलवार पे एक ऑलिव ब्रांच लटकी हुई है तो इसका मतलब था कि वी आर विलिंग टू मेक पीस, हम जो है शांति के लिए तैयार हैं, हम लड़ाई छोड़ देंगे, वो वाली चीज को सिग्निफाई करता था। ब्लैक रेड गोल्ड कलर जो था इट सिग्निफाइड इट वाज द फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848 बैंड बाय द ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट। ब्लैक रेड गोल्डन कलर का जो फ्लैग था वो हमारे लिबरल नेशनलिस्ट का फ्लैग था जो उन्होंने जर्मन नेशन के लिए बनाया था 1848 में, जिसको बैन कर दिया था उस टाइम के राजा महाराजाओं ने। रेज ऑफ द राइजिंग सन, सूरज की किरणें, है ना, उगते हुए सूरज की किरणें सिंबलाइज करते थे बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, की अब एक नए समय की शुरुआत होने जा रही है। तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं। एंड व्हाट डिड दिस सिग्निफाई वो भी लिखा है। तो अगर गलती से क्या मतलब, अगर एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डज the broken chain symbolize, what does the breastplate with eagle symbolize, oak leaves क्या symbolize करती हैं, sword का क्या मतलब है, olive branch अगर sword पे बंधी हुई है उसका क्या मतलब है, तो ये सारी चीजें क्या symbolize करते हैं यहाँ पे ऑलरेडी उनका मीनिंग लिख रखा है, ठीक है। Symbolic meaning of the painting is that the German nation has emerged. The figure of Germania is an allegory of the German nation. All the attributes of the German nation out be seen in the painting as given in the chart. The replacement of the Caesar's crown, the broken chain signifies that the German nation is now free from the autocratic monarchical rule. बच्चों यहाँ पर वो इमेज नहीं है, बट हाँ यहाँ पे वही बात की जा रही है कि जर्मेनिया जो थी वो एक एलिगरी थी, यानी कि जर्मेनिया की जो फीमेल फिगर थी वो जर्मन नेशन को सिंबलाइज करती थी। ओक लीव्स का जो ताज था वो हीरोइज्म को सिंबलाइज करता था। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो देखो राजा के क्राउन, राजा के ताज, केसर के क्राउन को रिप्लेस करा गया है ब्रोकन चेन से। तो क्राउन की जगह ब्रोकन चेन जो बनाई गई है उसका ये मतलब है कि अब मोनार्की हट गई है और आजादी लोगों को मिल गई है। बेसिकली वो वाली चीज को वो सिंबलाइज करना चाहते थे उस चीज के थ्रू, क्योंकि ब्रोकन चेन का मतलब ही था बीइंग फ्रीड। अच्छा, बहुत बारी मैंने देखा है कि जो सेक्शन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कि ये वाली पेंटिंग बनी आ जाती है और पूछा जाता है कि व्हाट डज दिस पेंटिंग सिग्निफाई। बच्चों ये कोई नहीं है, ये हमारी जर्मेनिया है और जर्मेनिया इसमें जमीन पे लेटी हुई है, ठीक है। तो दिस पेंटिंग इज द फॉलन जर्मेनिया, जिसको किसने पेंट कराया है? जूलियस हबनर ने इन 1850, ठीक है। तो दिस इज द फॉलन जर्मेनिया। ऑलराइट, ओके, आगे देखिए नेक्स्ट पेंटिंग पे आते हैं। ओके,
तो इसमें बच्चों अब ये भी जर्मेनिया ही है, हमारी जर्मेनिया, अगर किसी को नहीं पता है तो जर्मेनिया जो है शी इज दी the allegory of the German nation, यानी कि फीमेल फिगर दैट सिंबलाइजेस द जर्मन नेशन एंड शी इज गार्डिंग द राइन। तो जो राइन रिवर है उसको प्रोटेक्ट कर रही हैं, गार्ड कर रही हैं। 1860 में जो आर्टिस्ट थे लॉरेंस चेसन, उन्होंने उनको रखा गया था इस पेंटिंग को पेंट करने के लिए। इंस्क्रिप्शन ऑफ द जर्मेनिया स्वॉर्ड्स रीड दैट द जर्मन स्वॉर्ड प्रोटेक्ट्स द जर्मन राइन। और स्वॉर्ड के ऊपर एक इंस्क्रिप्शन है, वो पढ़ता है कि जर्मन स्वॉर्ड, जर्मन जो ये तलवार है ये जर्मन राइन को प्रोटेक्ट कर रही है। तो बच्चों बेसिकली जर्मेनिया को ना एक एलिगरी ऐसा ही बनाया गया था कि उनको एक काफी स्ट्रॉन्ग फिगर की तरह पोर्ट्रे करा गया था, काफी स्ट्रेंथ दिखाई गई थी कि शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। एज यू ऑल नो कि उनको ताज भी ओक की पत्तियों का पहनाया जाता है ना। तो इनको जो है क्राउन ऑफ ओक लीव्स पहनाया जाता है। क्योंकि जर्मन ओक जो होता है उसका मतलब ही हीरोइज्म होता है। तो जर्मेनिया को शुरू से ही काफी पावरफुल फिगर की तरह दिखाया गया, तलवार वगैरह पकड़ के जर्मन ओक का ताज पहनाकर, काफी स्ट्रेंथफुल। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि शी इज ऑल्सो लाइक प्रोटेक्टिंग द रिवर राइन इन दिस पर्टिकुलर इमेज। आगे देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर एक मैप है एंड दिस मैप इज सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर। सो एट द टॉप एंजल्स आर शोन कैरिंग द बैनर ऑफ द फ्रीडम and in the foreground Britannia, the symbol of the British nation, is triumphantly sitting over the globe. Okay, the colonies are represented through images of tigers, elephants, forests, primitive people. Domination of the world is shown as the basis of Britain's national pride. तो यहाँ पे बच्चों अब ब्रिटिशर्स हो गए हैं बहुत ही ज्यादा घमंडी, क्योंकि उन्होंने पूरा मैप बना दिया जहां पर वो एक तरीके से शोकेस कर रहे हैं कि हम कितने ज्यादा पावरफुल हैं, और अपने एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ब्रिटिश एम्पायर देखो दुनिया भर में फैल गया है। बेसिकली इस मैप में वो मना रहे हैं, ब्रिटिश एम्पायर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, दे आर लाइक वेरी हैप्पी। तो ऊपर आप लोगों को ये एंजल्स दिख रही हैं, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, फेडरेशन लिखा है इन्होंने। ऑल्दो इनमें से एक भी चीज मानते तो खुद नहीं है ये, बट हाँ यहाँ पे एंजल्स इन्होंने बना रखी है जिनके हाथ में फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, फेडरेशन लिखा है। और नीचे जो है यहाँ पर आप देख सकते हो फोरग्राउंड पर है ना, फोरग्राउंड पे हमें दिख रहा है ब्रिटानिया, जो कि ब्रिटिश नेशन को सिंबलाइज कर रहा है। तो ये ब्रिटानिया है, ब्रिटानिया वो बिस्किट नहीं जो आप खाते हो, ठीक है। ब्रिटानिया यहाँ पे एक तरीके से इनकी खुद की एलिगरी बन गया है, नेशन को सिंबलाइज करने वाले अंकल। और ये बैठे हैं ग्लोब के ऊपर। ग्लोब के ऊपर क्यों बैठे हैं अब? क्योंकि एक तरीके से वो दिखा रहे हैं कि पूरे दुनिया पे हमारा शासन हो गया है, ठीक है। कॉलोनीज को रिप्रेजेंट करा जा रहा है। अब आप सभी को पता है कि ब्रिटेन खुद तो आजाद हुआ ही था, फिर उसके बाद उसने चालू कर दिया था अलग अलग देशों को अपनी कॉलोनी बनाना। तो यहाँ पे कॉलोनीज को भी रिप्रेजेंट करा जा रहा है टाइगर्स के थ्रू, एलिफेंट्स के थ्रू, फॉरेस्ट जंगलों के थ्रू, प्रिमिटिव पीपल मतलब जो पुराने लोग हैं, है ना। तो एक तरीके से ब्रिटिशर्स का शुरू से ये शौक रहता था कि उनको ऐसा लगता था कि वी आर द मोस्ट एजुकेटेड पीपल इन द वर्ल्ड, वी आर द मोस्ट सुपीरियर, और बाकी सारे लोग प्रिमिटिव हैं, बाकी सारे लोग अनपढ़ हैं, गवार हैं, पुरानी सोच के हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, and these people cannot govern themselves. So basically that is what is being portrayed through these whole images. Domination of the world is shown as the basis of Britain's national pride. और एक तरीके से वो इस इमेज के थ्रू ये भी शोकेस कर रहे हैं कि we are like dominating the world. और domination of the world कैसे दिखाया गया है उनकी नेशनल प्राइड के जरिए भी, all of those things. Alright, चलो now again यहाँ पर जर्मेनिया की इमेज आ गई है। और यहाँ पर बच्चों याद रखिएगा कि जर्मेनिया की जो इमेज थी किसने पेंट करी थी? आर्टिस्ट है फिलिप वीट। वीट वो गेहूं वाला वीट नहीं, VEIT वाला वीट। 1848 में इस इमेज को पेंट करा गया था। आर्टिस्ट प्रिपेयर्ड दिस पेंटिंग ऑफ जर्मेनिया ऑन अ कॉटन बैनर as it was meant to hang from the ceiling of the Church of St. Paul where the Frankfurt Parliament was convened in March 1848. तो बेसिकली जर्मेनिया की इस इमेज को पेंट करा था फिलिप वीट ने एक कॉटन के बैनर पर, क्योंकि उनको ना इस इमेज को लटकाना था, कहां पर? सेंट पॉल के चर्च में लटकाना था, ऊपर से एक बैनर की तरह, जहां पर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हो रहा था।
आप सभी को याद होगा बच्चों कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एक कोशिश करी गई थी लिबरल नेशनलिस्ट द्वारा जर्मन नेशन स्टेट बनाने की, जिसको मोनार्की ने, हमारे जंकर्स ने क्रश कर दिया था। आर्मी मोनार्की जंकर्स ने क्रश कर दिया था, दबा दिया था उस कोशिश को, नहीं होने दिया था नेशन स्टेट, जर्मनी को बनने ही नहीं दिया था। लेकिन वहीं पर उसी जगह पर इस इमेज को लटकाना था कॉटन बैनर पे, इस वजह से इसको पेंट करा गया था। ठीक है, तो याद वही रखना। हाँ, वो कब हुई थी? 1848 में हुई थी, इस वजह से पेंटिंग भी 1848 में ही बनी है, तो वही सेम ईयर है। ओके, और यहाँ पे यार देख लो, यहाँ पे देख लो, इन्होंने ऑलिव ब्रांच लगा रखी है सोर्ड पे, दैट मींस विलिंगनेस टू मेक पीस, क्राउन ऑफ ओक लीव्स, है ना, जर्मन ट्राई कलर फ्लैग, वो सारी चीजें, ब्रेस्ट प्लेट ईगल वाली, ये आपको सारे सिंबल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। सारे ये सिंबल्स जर्मेनिया की ही तो वो हैं, है कि नहीं, सिग्निफाई ही कर रहे हैं उनको। चलो आगे आ जाओ। ओके, अब ये पोस्टेज स्टैम्प बच्चों, एक स्टैम्प है 1850 का विद द फिगर ऑफ मरेन रिप्रेजेंटिंग द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। हमने ये देखा था कि जो क्रिश्चियन मरेन नाम ही क्रिश्चियन नाम रखा गया था। मरेन कौन थी? मरेन, अगर बच्चों आप लोगों को याद नहीं है तो जरा मैं याद दिला देती हूं। शी वॉज दी एलिगरी ऑफ द फ्रेंच नेशन। तो इनको वो कॉके, ट्राई कलर फ्लैग, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, रेड कैप वगैरह से जोड़ी गई थी इनके साथ, जिसको मतलब ऐसे सेलिब्रेट करा जाता था। शी वॉज द एलिगरी ऑफ द फ्रेंच नेशन। उसी के साथ बच्चों लोगों को ये याद दिलाने के लिए, उनको ये पेट्रियाटिक फीलिंग देने के लिए, एक गर्व महसूस करने के लिए मरेन की जो इमेजेस थी, बड़े बड़े स्टैचूज बनवाए जाते हैं पब्लिक प्लेसेस में, उन स्टैचूज को लगवाया जाता है मरेन को, ताकि जैसे ही फ्रेंच लोग मरेन को देखे तो उनके अंदर एक राष्ट्रभाव की जो है फीलिंग आनी चाहिए, एक प्राइड वाली फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है, गर्व की फीलिंग आनी चाहिए। उसी के साथ साथ बहुत से मरेन की इमेज से स्टैम्प्स भी पोस्ट मतलब मार्क करे गए थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें करी गई थी एक कलेक्टिव बिलोंगिंग को एस्टैब्लिश करने के लिए अमंग द फ्रेंच पीपल। एलिगरी भी उसी सेम पर्पस के लिए बनाई गई थी। ठीक है, सो दैट पीपल इन ऑर्डर टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ प्राइड अमंग्स द फ्रेंच पीपल। ऑलराइट, तभी स्टैम्प वगैरह भी मार्क करे गए हैं। आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट इमेज यहां पर आपको दिख रही है। ओके, तो इसके अंदर क्या है? द प्रोक्लेमेशन ऑफ द जर्मन एम्पायर इन द हॉल ऑफ मिरर्स एट वर्सेल्स, एंटन वॉन वर्नर। At the center stands the Kaiser and the chief commander of the Prussian army, General von Roon, and near them is Bismarck. This monumental work was completed and presented by the artist to Bismarck on the latter's 70th birthday in 1885. Okay, तो बच्चों बेसिकली यहाँ पर ये एक इमेज बनाई गई है जहाँ पे दिखाया गया है कैसे जो राजा थे केसर विलियम वन, उनको जब राजा बनाया गया था जर्मन एम्पायर का, है ना, जब जर्मनी की यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गई थी, तो जो हॉल ऑफ मिरर्स था वर्सेल्स में, वहां पे उनको जब राजगद्दी सौंपी गई थी जर्मन नेशन की, तो बेसिकली उसी चीज को डिपिक्ट करा गया है। बीच में केसर है, केसर विलियम जो राजा थे वो हैं, फिर उनके चीफ कमांडर हैं प्रूशियन आर्मी के जनरल वॉन रून, और उन्हीं के साथ बिस्मार्क भी खड़े हुए हैं। बिस्मार्क अगर आपको याद हो, कौन थे बिस्मार्क? बिस्मार्क जो थे बच्चों वो राजा के चीफ मिनिस्टर थे, एंड ही इज आल्सो नोन एज द आर्किटेक्ट ठीक है, आर्किटेक्ट बोला जाता है उनको जर्मन नेशन का, और बिस्मार्क भी आपको यहीं पर दिख जाते हैं। तो ये सारे के सारे लोग यहाँ पे खड़े क्यों हैं? क्योंकि ये जो है राजा जी को राजगद्दी सौंप रहे हैं जर्मन नेशन की, उस चीज को डिपिक्ट करा गया। और आर्टिस्ट ने ये जो पेंटिंग बनाई थी ना, ये बिस्मार्क को उनके 70th बर्थडे पे गिफ्ट दी थी 1885 में। ओके, चलो ओके, ये एक इमेज है बुक में दी गई है, देखिए इसका क्या मतलब है। द कोरियर ऑफ Rhineland loses all that he has on his way home from Leipzig. Napoleon here is represented as a postman on his way back to France after he lost the Battle of Leipzig in 1813. Each letter dropping out of his bag bears the names of the territories that he lost. तो बच्चों यहाँ पे बेसिकली ये इमेज है नेपोलियन की। नेपोलियन कौन? नेपोलियन बोनापार्ट थे, जो कि फ्रांस के मिलिट्री डिक्टेटर थे। वो यहाँ पे एक पोस्टमैन की तरह दिखाए गए हैं, और वो अपने वापस घर फ्रांस की तरफ जा रहे हैं जब वो बैटल ऑफ लीप्जिग हार गए थे 1813 के अंदर।
तो ये जो है हारते हुए अपने घर की तरफ चल रहे हैं पोस्टमैन की तरह, और पोस्टमैन इनको इसलिए दिखाया है क्योंकि देखो पीछे जो पोस्ट है वो गिर रही है, हर लेटर जो कि इनके बैग में से गिर रहा है उसके अंदर वो सारी टेरिटरीज के नाम लिखे हैं जो कि इन्होंने हार ली थी। बैटल हारने के बाद जो जो टेरिटरीज, आप लोगों को याद होगा कि नेपोलियन की ऐसी पॉलिसी थी कि वो आजू बाजू की सारी टेरिटरीज को कैप्चर करने की कोशिश करते थे, फ्रेंच एम्पायर को और बड़ा करने की कोशिश करते थे। बट बैटल ऑफ लीप्जिग के बाद नेपोलियन बहुत सी टेरिटरीज खो बैठते हैं। तो यही ना जो सारे लेटर्स गिर रहे हैं वो एक एक टेरिटरी का नाम उनमें लिखा हुआ है जो वो इस बैटल के बाद हार गए थे। ठीक है, तो अगर ये इमेज आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है इस इमेज में। नेपोलियन है, नेपोलियन क्यों कहाँ जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं वापस, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो बैटल ऑफ लीप्जिग हार गए हैं। और इस लेटर में से जो जो चिट्ठियों में से गिर रहे हैं नाम, वो क्या है, उनकी टेरिटरीज जो कि वो हार बैठे थे। ओके जी, ठीक है, याद रहना चाहिए इतना। ओके ओके, एक और इमेज यहाँ पर दिख रही है, बहुत सारे लोग हैं, ये यहाँ पर कुछ लोग यहाँ चढ़ गए हैं और ये कुछ लगा रहे हैं बैनर सा। तो देखिए क्या है, द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन ज़्विबुर्केन, ओके वट एवर द नेम इज, हम इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे ज्यादा, हमारी जर्मन इतनी स्ट्रांग नहीं है। द सब्जेक्ट ऑफ दिस कलर प्रिंट बाय द जर्मन पेंटर कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज इज द ऑक्यूपेशन ऑफ द टाउन ऑफ ज़्विबुर्केन बाय द फ्रेंच आर्मीज। तो बच्चों जब फ्रेंच आर्मी, आप लोगों को याद होगा कि निकल पड़ी थी, खुद तो आजाद हो गए थे, फिर निकल पड़े थे ना टेरिटरीज को कैप्चर करने के लिए, तो ये यहीं पे वही दिखाया गया है कि फ्रेंच आर्मी आ गई थी और वो जर्मनी का जो ज़्विबुर्केन टाउन है उसको कैप्चर कर रही थी। तो फ्रेंच सोल्जर्स हैं, वो आपको दिख ही रहे हैं, ये ब्लू कलर में फ्रेंच सोल्जर्स है सारे के सारे। ठीक है, उनकी ब्लू व्हाइट रेड यूनिफॉर्म है। दे हैव बीन पोर्ट्रेड एज ऑप्रेसर्स एज दे सीज अ पेजेंट्स कार्ट हैरिस सम यंग विमेन। पेजेंट्स कार्ट एक तरीके से दिखा रहे हैं कि वो हैरेसमेंट कर रहे हैं लोगों के ऊपर। तो यहाँ पे एक पेजेंट की कार्ट पे उन्होंने कैप्चर कर लिया है। ठीक है, घोड़े वाली कार्ट है, उसको काठी है ना, उसको पकड़ लिया है। उसी के साथ यहाँ पर वो महिलाओं को हैरेस कर रहे हैं बीच में। साथ ही में द फोर्स अ पेजेंट डाउन ऑन हिज नीज, और एक किसान को उसकी जो है घुटनों पर बिठा दिया है उन्होंने। द प्लैक बीइंग अफिक्स्ड टू द ट्री ऑफ लिबर्टी कैरीज अ जर्मन इंस्क्रिप्शन। प्लैक, यहाँ पे बच्चों ये जो प्लैक लगा रहे हैं इस ट्री ऑफ लिबर्टी पर, उसमें क्या लिखा है, टेक फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी। This is a sarcastic reference to the claim of the French as being liberators who opposed monarchy in the territories they entered. तो बेसिकली इसमें ना एक ये बड़ा sarcastic सी इमेज है, जहां पर एक जगह पे तो ये दिखाया जा रहा है कि फ्रेंच लोग इस जगह पे एंटर कर गए हैं, यहाँ कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को ऑप्रेस कर रहे हैं, उनके साथ उनको हैरेस कर रहे हैं। और वहीं पे देखा जा रहा है कि यहाँ जो बैनर लगा रहे हैं वो, उस बैनर पे लिखा है फ्रीडम इक्वालिटी, हमसे ले लो, और हम एक मॉडल है ह्यूमैनिटी के, फ्रेंच नेशन के बारे में। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मतलब फ्रेंच आर्मी एक लिबरेटर की तरह अपने आप को बताती थी कि हम लोगों को आजाद करने जा रहे हैं, और शायद लोगों को भी ऐसा लगता था। बट जब लोग देखते थे कि फ्रेंच उनके साथ क्या कर रहे हैं, तो इट वॉज द टोटल ऑपोजिट ऑफ लिबर्टी, इट वॉज द टोटल ऑपोजिट ऑफ द फ्रीडम दैट दे हैड प्रॉमिस्ड। ठीक है, फ्रेंच अपने आप को लिबरेटर्स शोकेस करते थे, और लेकिन ऐसा था नहीं। ऑलराइट, चलिए ओके, नाउ देयर इज अनदर इमेज, और इस इमेज के अंदर आप लोगों को दिख रहा है बच्चों, गिउसेप्पे मज़ीनी एंड द फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप इन बर्न इन 1833, प्रिंट बाय जियाकोमो मांतेगाजा। तो ये प्रिंट जियाकोमो मांतेगाजा ने बनाया है, और इस प्रिंट के अंदर आपको दिख रहा है गिउसेप्पे मज़ीनी है और यंग यूरोप, उन्होंने जो सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी बर्न में 1833। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ओ हो सारे यंग ही लोग दिख रहे हैं मुझे तो, है ना, काफी स्टाइलिश ट्रेंच कोट वगैरह में खड़े हैं, और यंग यूरोप इन बर्न की फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है। चलिए ओके, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट इमेज दैट वी आर गोना सी हियर। और इस लास्ट इमेज के अंदर बच्चों आप लोग देख सकते हैं, दिस इज द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट व्हिच इज बीइंग कन्वीन्ड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। तो वो देखो यार, ये बैनर ही तो है जर्मेनिया का, ये ऊपर से इन्होंने लटकाया है। अभी अभी हमने पढ़ा था ना कि ये जो बैनर बना था जर्मेनिया का, फिलिप वीट ने बनाया था। इस बैनर को कॉटन के ऊपर, कॉटन बैनर पे इसको पेंट करा गया था ताकि इसको लटकाया जा सके जब ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हो रही होगी चर्च ऑफ सेंट पॉल में। तो हाँ जी, वही लटक रहा है यहाँ पर, कंटेम्प्रेरी कलर प्रिंट नोटिस ऑल द वुमेन इन द अपर लेफ्ट गैलरी। और आप लोगों को बच्चों याद होना चाहिए कि महिलाओं को इस पर्टिकुलर सभा में सिर्फ विजिटर्स की तरह लाया गया था, है ना। तो महिलाएं जो है गैलरी में खड़ी हैं,
उनको हिस्सा भी नहीं लेने दिया था इस चीज में. So they were just visitors who can only see the ceremony being conducted. All right? So yes. तो इसी के साथ I don't think there are any other images. Yes. So yes, इसी के साथ बच्चों हमने अपने पिक्चर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं कंप्लीट. आई होप कि सभी को अच्छे लगे होंगे, मजा भी आया होगा. अब हमें पता चल गया है कि कौन कौन सी इमेजेस के ऊपर क्वेश्चंस इस चैप्टर से आ सकते हैं. ऐसे ही दूसरे चैप्टर्स के लिए भी मैं क्वेश्चंस लेकर आती रहूंगी. सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की और किस चैप्टर के पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आपको चाहिए. सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे के सारे 10th के दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा बच्चों, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग एट दिस टाइम. आपके अच्छे नंबर आए, दोस्तों के भी आने चाहिए, है कि नहीं. साथ ही में कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत बड़ा स्पैम कर दीजिएगा बच्चों. आई लव लुकिंग एट दैट और मैं रिप्लाई भी करूंगी आप लोगों को. सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय.